तो बच्चों गुड मॉर्निंग। अगेन न्यू वीडियो के साथ केमिस्ट्री की जो अपना चैप्टर चला हुआ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उसकी वीडियो नंबर सेकंड जो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो फिर। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो आज के वीडियो में अपने पॉइंट्स होंगे या फिर टॉपिक्स होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, वो कौन से होंगे। एक तो हमने बात करनी है एटम के बारे में, दूसरा हमने बात करनी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तीसरा हमें बात करनी है इसके बाद कि जो हाउ वी कैन डिफाइन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटम को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। दूसरा हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को तो बताना इजी है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे हम बता सकते हैं, वो चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन है अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर माना जाता है। ठीक है, इसको हम रिलेट करने वाले हैं किससे, 1 AMU से। AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। और जो अपना आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में लास्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा डिफाइन AMU क्या होता है। और जो इससे लास्ट हम बना देंगे कि हाउ वी कैन रिलेट AMU टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हमारे टॉपिक होने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे। एटम के बारे में बात करने वाले हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा हाउ वी कैन डिफाइन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जो किसी एलिमेंट का एटम है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइसोलेटेड के लिए, कैटाइन के लिए, एनाइन के लिए, ये चीजें। फिर इससे रिलेट करेंगे AMU से, फिर बताऊंगा मैं AMU क्या होता है। और लास्ट में होगा कि क्या हम AMU को मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल रख सकते हैं, तो कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये अपने टॉपिक होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। एटम से। एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की सबसे छोटी इकाई माना जाता है किसको, एटम को। जैसे सपोज किया ये बीच में कर्नल पार्ट बना दिया मैंने न्यूक्लियस वाला, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और साइड में मैंने शेल बता दिए। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं इसी के बेस पे। ठीक है, इसी के बेस पे हम बता रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम क्या होंगे। ठीक है, तो अगर बात करें हम कौन से होंगे, प्रोटॉन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, न्यूट्रॉन होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल ही है ना, जिससे मिलके एटम बना होता है। ठीक है, तो देखो बात कर लेते हैं। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर मैं बोलूं हम बात कर लेते हैं चार्ज कितना होता है इस पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे, फिर प्रोटॉन पे, फिर न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम उसका मास कितना होता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे कितना होता है, +1.6 × -19 कूलम होता है। ये भी बात क्लियर है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0।
ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मास की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 into 10⁻⁻31 केजी के अंदर बोले तो, और प्रोटॉन का कितना होगा 1.67 into 10⁻⁻27 केजी। अगेन न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 into 10⁻⁻27 केजी। तो मैं आपसे क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रॉन के बराबर होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ये चीज हम यहाँ से बोल सकते हैं ना। अब इस चीज को हम रिलेट कर रहे हैं किससे, रिलेटिव चार्ज से, रिलेटिव मास से, ठीक है। वो देखो कैसे होता है। सेम एक बार मैं बता देता हूँ, रिपीट ही कर देता हूँ, वरना फिर पजल होगा इसमें कि कहाँ क्या लिख दिया। इधर मैंने लिखा था चार्ज, इधर मैंने लिखा था मास। अब साथ में बात करने वाले हैं रिलेटिव चार्ज की, और साथ में हम बात करेंगे रिलेटिव मास की। अब देखो मैंने चार्ज और मास के साथ रिलेटिव वर्ड लगाया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज हो गई। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 माइनस के 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना होगा प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। मास बोला था मैंने 9.1 into 10⁻31 kg। इस पे 1.67 into 10⁻⁻27 kg। सेम इस पे 1.7 into 10⁻⁻27 kg। अगर इसमें बात की जाए कि रिलेटिव चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो वो कितना होगा -1 कोलम मत कर देना, क्योंकि -1 कोलम हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, और -1 कोलम का मतलब क्या है, एक बड़ी यूनिट वहां पे हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। तो -1 रिलेटिव चार्ज कितना होगा -1 किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे कितना होगा +1 होगा। और जो रिलेटिव चार्ज किस पे है न्यूट्रॉन पे तो क्या रहेगा चार्ज 0 ही रहेगा, ठीक है। रिलेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं -1 +1, ठीक है। अब बात की जाए रिलेटिव मास की। अगर हम इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास निकाल रहे हैं, तो वो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1837 से। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत छोटा आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट टू 0 से बहुत छोटा आएगा, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हम इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, इसको मैं नेग्लिजिबल मान के चलता हूँ। दूसरा रिलेटिव मास अगर बात की जाए 1 किसका, प्रोटॉन का, लेकिन 1 क्या होगा AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। सेम 1 AMU। अब एटॉमिक मास यूनिट, इस पॉइंट को एक बार नोट कर लेना कि मैंने 1 AMU क्यों लिखा है। अब यहां से मैं ये भी तो बोल सकता हूं मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन के। अब ये दोनों बराबर है किसके, 1 AMU पे। अब एक्चुअल में देखते हैं कि 1 AMU इसके बराबर होता है कि नहीं। बस थोड़ी सी देर में हम इस चीज को भी प्रूव करने वाले हैं। एक बार इस चीज को नोट कर लो, ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे हैं यहीं से हम एक नया पॉइंट लिखेंगे, यहीं से एक न्यू पॉइंट हम लिखने वाले हैं। देखना वो पॉइंट क्या है। अगर मैं बोलूं मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, लेकिन इन दोनों का मास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव मास से बहुत ज्यादा है, यानी कि मैंने ऐसे लिख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है इनके कंपैरिजन में, तो मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल भी तो कर सकता हूं ना। इसको मैंने नेग्लिजिबल कर दिया, फिर नेग्लिजिबल मान लिया, ठीक है। तो मैं यहां से हम एक बात बोल सकते हैं फिर क्या, अगर मेरे को चार्ज बोलना है, चार्ज कौन सा, या तो हम बात करें रिलेटिव की, या हम बात करें किसकी, एक्चुअल की, तो वो कितना होगा। अगर बात की जाए ऑन
और किस पे, ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अपोजिट एंड इक्वल। देखो रिलेटिव चार्ज या फिर एक्चुअल चार्ज की बात की जाए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में, तो वो अपोजिट होगा और इक्वल होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि हम एटम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन डिफाइन या फिर हाउ वी कैन कैलकुलेट या फिर हाउ वी कैन डिफाइन एटम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम। अब एटम को डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम किसी सिंबल का यूज कर सकते हैं, या हम एटॉमिक नंबर का यूज कर सकते हैं, या फिर हम मास नंबर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन तीन चीजों से क्या एटम को डिफाइन कर सकते हैं ना। अब देखो कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले लेंगे सिंबल, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर और फिर एटॉमिक मास। अब देखो ध्यान से, अगर बात की जाए सिंबल की, तो सिंबल को मैं रिलेट कर रहा हूं। सिंबल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, नीचे मैंने दिखाया Z, ऊपर मैंने दिखाया, या तो इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, हम इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो नीचे वाला Z लिखा है, इसको तो Z हमेशा कहां पे होगा, Z इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और जो एटॉमिक मास प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो इसको ध्यान रखना, सुपरस्क्रिप्ट कौन सा होगा, जो ऊपर लाई करेगा, ये बोल सकता हूं मैं। और सबस्क्रिप्ट क्या होगा, जो नीचे लाई करेगा। बात बोलो, सही है ना। ओके, अब देखो, अब यहां पे Z क्या है, Z बोले तो एटॉमिक नंबर है, अब एटॉमिक नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि किसी एटम में मेरे को अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता हो, तो मैं बता सकता हूं कि वहां पे एटॉमिक नंबर कितना होगा। दूसरा A इज द मास नंबर, और मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इन दोनों को इकट्ठा बोलना चाहें तो मैं बोल सकता हूं दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं इन दोनों को। बात क्लियर है। अगर मेरे को क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, A माइनस Z, यानी कि एटॉमिक मास या फिर मास नंबर में से मैं एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचेंगे। बात क्लियर है। ओके, अब देखो यहां पे देखो ध्यान से, प्रोटॉन के बारे में पता चल गया, न्यूट्रॉन सॉरी एक बार यहां पे देखना भाई, यहां पे देखना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा यहां पे आएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, वो बाय मिस्टेक लिखा गया था, यहां पे प्रोटॉन के साथ कौन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वो देखते हैं। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार मैं इलेक्ट्रॉन्स बता दूं कि कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। ठीक है, एक बार इस पे ध्यान दे लेना, ये बाय मिस्टेक लिखा गया था यहां पे इलेक्ट्रॉन्स। तो बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट number of इलेक्ट्रॉन्स, किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम ले लेते हैं, फॉर आइसोलेटेड
एटम। आइसोलेटेड एटम के अंदर क्या होगा, यानी कि जो दूसरों के साथ क्या कोई बॉन्डिंग नहीं बना रहा, आइसोलेटेड एटम, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो, या ऐसे का 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। बात बोलो सही है, ठीक है, नोट कर लेना इसको। सेकंड, ये आइसोलेटेड के लिए अगर मैं बात करूं फॉर कैटाइन, ठीक है, या फिर मैं बोलूं फॉर कैटाइनिक स्पीसीज, फॉर कैटाइनिक स्पीसीज, और कैटाइन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि देखो कैटाइन पे प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ऐसे बोलते हैं ना। नंबर थर्ड, फॉर एनाइन, अगर बात करें फॉर एनाइन, यानी कि फॉर एनाइनिक स्पीसीज, और एनाइंस कब बन रहे हैं, जब उन पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितने होंगे, ठीक है। ओके, अब करते हैं इस पे क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मैं मानो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, 8 16, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, 8 16, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ठीक है। अगर इसमें मैं बोलूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, फर्स्ट अगर मैं इसमें बोलूं इसका मास नंबर क्या होगा, ठीक है। अगर इसमें मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ठीक है। अब देखो क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, ये हो गए 8 हो गए, मास नंबर कितना हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16, सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, अब इसके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 8 ही होंगे ना इसने कोई लॉस किया ना कोई इसने गेन किया, क्योंकि आइसोलेटेड है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएंगे किसके अंदर, आइसोलेटेड एटम के अंदर, जो मैंने पहले बताया था। अगर बात की जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होगा, a माइनस z, यानी कि 16 माइनस 8, तो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। बात क्लियर है। दूसरा एग्जांपल उठा लेते हैं। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की जगह, उठा लेते हैं हम किसको, ऑक्सीजन की जगह उठा लेते हैं हम, मान लिया किसको, अरे बता दो यार, कार्बन C6H12 प्लस C6H12 प्लस 2, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, कैसे भी हम मान सकते हैं, ठीक है। अभी देखो प्लस 1 और प्लस 2 चार्ज जस्ट हम कैलकुलेशन के लिए हैं, कहीं बाद में बोलो क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6, मास नंबर कितना होगा, 6 प्लस 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितने होंगे, टोटल 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे फॉर आइसोलेटेड। अब देखो उस चीज मतलब पीछे वाले में मैं बताना भूल गया, सिर्फ एक के लिए बताया मैंने, अभी इनके लिए अलग अलग बताएंगे, ठीक है। इसके लिए कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 हो गए ना। उसके बाद न्यूट्रॉन्स कितने हुए इसके पास, a माइनस z लगा दो, a माइनस z, यानी कि 12 माइनस 6 कितने हुए, 6। ये किसके लिए था, ये फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, नंबर ऑफ या मास नंबर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो 6 माइनस 1 कितने बचे, 5, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए, 12 माइनस 6, 6, बात सही है। उसके बाद इसमें देख लो
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए 6, मास नंबर कितना हुआ 12, इलेक्ट्रॉन 2 का लॉस कर दिया, 2 का लॉस किया ना। देखो फॉर्मूला में 5 कैसे निकाला है, मैंने ये बताया था फॉर्मूला कि अगर क्या है कैटायनिक स्पीशीज के लिए, कैटायनिक स्पीशीज के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस करना है किसको, क्योंकि हम कैटायनिक स्पीशीज पढ़ रहे हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, 6 में से 2 गए 4, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6। ऐसे ही हम जो पीछे किया था किसका, ऑक्सीजन का, उसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। क्या करके दिखाऊं, अरे उसमें सिर्फ मैंने ऑक्सीजन का इस वाले का निकाल दिया था और इधर वाले का नहीं निकाला था, और कार्बन में मैंने तीनों का निकाल दिया, ठीक है। ये चीज तो हो जाएगी। ओके ओके ओके, अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट हम किस पे चल रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इफ एन एलिमेंट has 12 proton and 12 neutron, 12 proton and 12 neutron, and number of electrons would be कितने बोले 10, ठीक है। तो क्वेश्चन बना फाइंड द एलिमेंट, उस एलिमेंट को फाइंड आउट करो। तो देखो एटॉमिक नंबर किससे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए 12, बात सही है। उसके बाद हम निकालते हैं मास नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अरे बात सही है। मास नंबर ये हुआ ना, तो मास नंबर इसका कितना हुआ P प्लस P, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 12 प्लस 12 कितने हुआ 24 हुआ ना, सही है। अगर बात की जाए किसकी, हाँ इलेक्ट्रॉन्स की, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, अब 10 देखो, प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, यानी कि वो स्पीशीज कोई भी होगी तो उस पे क्या मिलेगा +2 चार्ज मिलेगा, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, ठीक है। अब यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं Mg+2। बात क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, इनको कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक देखो एक बार, मैं बोलूं एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस में इनकी वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो फिर देखो, अगर मेरे को किसी एटम का मास कैलकुलेट करना है तो फिर मैं कैसे करूंगा, मास ऑफ एन एटम, अगर एटम का मास कैलकुलेट करूंगा तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स को हमने, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम माना था ना, नेग्लिजिबल माना था, रिलेटिव मास, तो मैंने इसको नेग्लिजिबल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है, मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हैं हम, मास ऑफ प्रोटॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम इसमें क्या क्या निकालेंगे, एक तो मास ड्यू टू प्रोटॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, सिंपल। अब इसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो क्या हुआ
अब मास ऑफ प्रोटॉन को मैंने माना mn, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन को सॉरी mp माना मैंने, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को माना np, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, mp इंटू np। अरे मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर हुआ, मास ड्यू टू प्रोटॉन mp इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू np, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर हुआ, मास ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर मैं बोलूं कि मास ड्यू टू न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात सही है। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालूं तो किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर आएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, अरे मास नंबर ही तो बोलते हैं, मास नंबर बोल लो या फिर न्यूक्लियस बोल लो, ठीक है। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूं ना एक फॉर्मूला। देखो क्या फॉर्मूला बनाना है, देखो यहां से क्या फॉर्मूला बना है। अगर मेरे को मास ऑफ एन एटम, किसी एटम का अगर मास कैलकुलेट करना है तो किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर इसकी जगह बोल लो न्यूक्लियस या फिर मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू क्या होगा, मास नंबर होगा। इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से मास ऑफ एटम का मास हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज को भी नोट कर लेना। अब क्या कर रहे हैं, अब चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अब देखो, अब देखते हैं क्या एक्चुअली हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला अपना सही है, क्या इसको मैं इस फॉर्मूले से मैं कोई क्वेश्चन कर सकता हूं। अगर मैं बोलूं फॉर ऑक्सीजन 860, ठीक है, तो मैं बोलूं यहां पे इसके लिए मास ऑफ एन एटम किसके बराबर होगा, मास नंबर 16 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस के लिए ये लिख दूं मैं 1.6, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.6 इंटू 10 raised to power -17 kg, बोलो, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 16 AMU, बोलो हाँ और ना, बोलो बच्चों सही है क्या। अरे एक बात देखो, मैंने मास ऑफ एन एटम निकाला है, मास नंबर ये रहा, मल्टीप्लाई का साइन है, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, और मैंने ये भी बोला था कि मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, तो मैंने उसके मास की वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने ये भी तो बोला था मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर आते हैं, 1 AMU के बराबर आते हैं, तो मैंने 1 AMU की वैल्यू पुट कर दी। अरे बोलो हाँ और ना, तो इसका 16 AMU, या फिर इसको ऐसे बोल लो मास ऑफ एन एटम कितना निकला 16 AMU, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसकी फॉर्म में लिख दो, ठीक है, या फिर 16 U लिख दो, U बोले तो यूनिफाइड मास, ठीक है, यानी कि इस चीज को हम लिख सकते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या ये दोनों का जो मास है वो 1 AMU के बराबर आता है, जो हम बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस पे काम करते हैं, तो जो बात क्लियर है ना, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि AMU क्या होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं इसको AMU, ठीक है। अब देखो AMU को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द अगर इसको डिफाइन कीजिए किसके, कार्बन 12 की फॉर्म, इट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ कार्बन एटम ऑफ C, ठीक है। अगर इसको डिफाइन किए जाऊं मैं
कार्बन एटम का 1/12 क्या होगा, C12 होगा। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट AMU 1/12 इनटू, अब कार्बन एटम ऑफ, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं 12 इनटू, अब मास ऑफ किसका लिखूं, कार्बन, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन का लिख दूं। बात तो सही है, क्योंकि मास नंबर किससे बनता है, मास ऑफ प्रोटॉन से बनता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन से बनता है। अरे ये बात तो बच्चों सही है, तो इससे मैंने इसको कट कर दिया, 12 आएगा ना, इससे मैंने इसको कट कर दिया, तो बचा क्या, AMU किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं MP या फिर MM। अरे बोलो बात सही है, तो AMU किसके बराबर आ रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन के। अब यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 AMU बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन के, बराबर है 1.67 into 10⁻⁻27 kg। अरे बोलो हाँ और ना लिख सकते हैं ना, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 AMU बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। अरे बोलो हाँ और ना, अरे बोलो हाँ और ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक, या जो आज का अपने टॉपिक से छोटे छोटे टॉपिक से जो एटॉमिक मास यूनिट तक वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है।